students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Now in this video lecture I will explain story of lightning. Previous video में हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, रबिंग से प्रोड्यूस होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा हमने, अर्थिंग के बारे में डिस्कस किया. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग कि बिजली जो चमकती है या लाइटनिंग कैसे होती है. ठीक है. देखो बेटा, पहले ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, चाहे वो अर्थक्वेक हो या लाइटनिंग हो, ऐसा माना जाता था. पहले लोग ये समझते थे कि ये कोई ना कोई इस तरह से एक विपदा है, ये आपदा है. जब हमारे कोई भी देवी देवता या हमसे हमारे भगवान नाराज हो जाते हैं तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, मीन्स बेसिकली वो इस तरीके से बिजली चमकती है. ठीक है. ऐसे ही भूकंप के बारे में माना जाता था अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कि धरती को, अर्थ को एक बुल ने अपनी सींग पर, एक हॉर्न पर, मीन्स अपने हॉर्न्स पर उसको स्टेबल करके रखा हुआ है. उसके हॉर्न्स पर टिकी हुई है धरती. जब वो अपने सींगों को हिलाता है तो धरती के अंदर जो है कंपन होता है, शेकिंग होती है, उसी को हम भूकंप बोलते हैं. लेकिन साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को डिस्प्रूव कर दिया बिल्कुल, और ये कहा कि इसके पीछे कोई भी हमारे देवी देवता का या भगवान का कोई रोल नहीं है. ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, और ये नेचुरल तरीके से जो है चार्ज के प्रोड्यूस होने से इस तरीके से चीज़ें होती हैं. देखिए, लाइटनिंग, बिजली का चमकना किस तरह से होता है. देखो बेटा, जब थंडरस्टॉर्म, जब तूफान आता है ना, तो उस समय क्या होता है, हाई स्पीड विंड्स, बहुत ज़्यादा. थंडरस्टॉर्म बनता कैसे है, पहले इस ब्रीफ में बता देती हूँ आपको कि सन की हीट से जो एयर है वो वार्म अप होती है. ठीक है. और वार्म अप होके वो क्या होगी, ऊपर राइज अप होगी. वो जब वहाँ की पर्टिकुलर किसी भी एरिया की एयर जब वार्म अप हो जाती है और वो लाइटर होके ऊपर राइज अप होगी, तो दूसरी जगह से, सराउंडिंग एरिया से विंड जो है मूव करती है उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए. तो हाई स्पीड विंड वहाँ पे मूव करना शुरू करेंगी. ठीक है. अब जो विंड की जो मूवमेंट है उससे क्या होता है, बहुत तेज मूवमेंट विंड की मीन्स है, और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, हवा के इफेक्ट से उनमें रबिंग शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं. ठीक है. उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन से क्लाउड्स में क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. ये ऐसा कन्वेंशनली मीन्स इस तरह से माना जाता है, अभी तक इस तरह से समझा जाता है कि जो हमारे जो क्लाउड्स हैं, जो अपर पार्ट होता है क्लाउड्स का, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो होता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो ये ऊपर पॉजिटिव बन गया, नीचे नेगेटिव चार्ज बन गया. अब क्या होता है, बेसिकली एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होती है. एयर पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज के, उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. ठीक है. और लेकिन जब बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट डजंट रेजिस्ट टू फ्लो द चार्ज. तो अब वो क्या करता है, इस चार्ज को रेजिस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता है इस चार्ज को, एयर नहीं रोक पाती बेसिकली, और वो चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सडन स्ट्रीक ऑफ लाइट, या जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, या जो बिजली का चमकना, जो मैंने आपको इस तरह से दिखाया है. ये इस तरीके से जो हमें बिजली चमकती हुई आसमान में नजर आती है. ठीक है. तो यानी कि चार्ज कैसे बना, बिजली कैसे चमकती है, कि हवाओं के चलने से, तेज हवाओं के चलने से, हाई स्पीड विंड से वाटर ड्रॉपलेट्स टकराती हैं आपस में, उनमें रगड़ लगती है, और रगड़ लगने से क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. ऊपर वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नीचे वाले पार्ट पर क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया. जब ये दोनों चार्ज मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं. अब क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही है, ठीक है, और उससे क्या होता है, या ये कहें कि जब लाइटनिंग हो रही है तो इस लाइटनिंग की जो हीट से जो एयर है, वो एयर भी क्या होगी, हल्की वार्म हो जाती है. तो गर्म होने से जो फिर वो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन, बहुत फास्टली एक्सपेंशन होता है, बहुत फास्टली एक्सपेंशन होता है, मीन्स उसका वॉल्यूम बहुत जल्दी बढ़ता है. तो उस एक्सपेंशन की वजह से गड़गड़ाहट या जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, इसको हम थंडर बोलते हैं, तो वो भी हमें सुनाई देता है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो थंडरस्टॉर्म है, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, दोनों ही चीजें होती है, लाइटनिंग भी होती है और थंडर भी होता है. आवाज भी होगी और बिजली भी चमकेगी. लेकिन एक चीज और है यहाँ पे समझना जरूरी है आपको, कि बिजली की चमक जो है वो हमें पहले दिखाई देगी और आवाज बाद में आती है हमेशा.
है ना। इसका रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है मीन्स, है ना। और जो साउंड की स्पीड है एयर में वो होती है लगभग 336 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो लाइट की स्पीड एयर में बहुत फास्ट होती है, इसीलिए हमें जो लाइटनिंग है वो पहले नजर आती है और आवाज जो है वो हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लाइटनिंग। और एक चीज यहाँ पे और समझिए कि यहाँ बेसिकली जो टॉल ट्रीज होते हैं, है ना, टॉल ट्रीज के ऊपर वाले पार्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स में क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो जो क्लाउड्स जो बड़े पेड़ होते हैं वो लगभग जो क्लाउड्स के कांटेक्ट में है, तो इंडक्शन से उन पर यहाँ पर आसपास उनके पॉजिटिव चार्ज जो है एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइट जब बिजली चमक रही हो, मौसम खराब होता है, तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही हमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ सुन रही है, हवाएं तेज चल रही हैं, तो हमें सेफर जगह पर जाना चाहिए, हमें सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम कहीं पर रास्ते में हैं, कहीं पे फंस गए हैं इस तरह से, तो हमें कभी बड़े पेड़ के नीचे स्टे नहीं करना चाहिए, टॉल ट्री के नीचे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ आसपास चार्ज प्रोड्यूस है ऑलरेडी। तो ये चार्ज अगर मिलेगा तो क्या होगा, बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटालिक अम्ब्रेला वगैरह लेकर हमें नहीं जाना चाहिए, बिजली चमक रही है, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, तो वो आपको बिजली आप पे गिर सकती है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। हम अपने आप से बहुत सारी मिथ बना लेते हैं, है ना। फैमिली में बहुत सारी चीजें होती है कि उनको ये तो पता होता है कि अम्ब्रेला लेकर नहीं जाना है बाहर, लेकिन उसका रीजन नहीं पता होता। तो बेसिक रीजन क्या है कि अम्ब्रेला के अंदर छाते में जो मेटल का जो पार्ट होता है जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, तो मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है, बिजली गिर सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द लाइटनिंग। अब लाइटनिंग और लाइटनिंग के समय हमें और क्या क्या डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि अगर हम घरों में हैं, घर के अंदर हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम यूज ना करें। पर्टिकुलर फोन जो है या मोबाइल फोन, कोर्डलेस जो चीजें हैं जिनमें वायरिंग का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब बाथिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें पानी का यूज या नहाना ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वो हमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए लाइटनिंग के समय या मौसम जब खराब होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइटनिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग एंड द व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, देखिए। अब बिजली का चमकना, है ना, साइक्लोन का आना, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक का आना, ये सब नेचुरल फिनोमिना है, प्रकृति में, नेचर में अपने आप से होते हैं। हमारा इनमें कोई कंट्रोल नहीं है कि हम चाहें कि अब ये सब, हर पर्सन चाहता है कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं, है ना। तो वो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये अपने आप से नेचर में होने वाली चीजें हैं। हम कैसे बचाव कर सकते हैं, व्हाट आर द मींस प्रिजर्वेटिव मेजर्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स, है ना। तो हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है बेटा, कि जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, सिनेमा हॉल होते हैं, मॉल्स हैं, या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन पे बिजली ना गिरे, नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर होता है, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, ये मेटल का होता है और इसको ऊपर कहीं पे अपर पार्ट पर इसको स्टेबल कर दिया जाता है। तो अगर मान लो बिजली गिरेगी तो सारा का सारा कंडक्टिविटी कहाँ से हो जाएगी, इसमें से होकर, और इसका कनेक्शन कहाँ तक होता है, कॉपर की एक प्लेट होती है जमीन के अंदर, और उससे इसको अटैच कर दिया जाता है। इस लाइटनिंग कंडक्टर को उससे अटैच कर दिया जाता है। जिस बिल्डिंग है ये, तो बिल्डिंग के ऊपर एक जैसे त्रिशूल टाइप से लगा दिया जाता है, मेटल का होता है ये। तो इसको, इसका लिंक कहाँ तक है, जमीन के अंदर तक है। तो कभी ऐसा अगर हो जाता है कि बिजली गिर गई है या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो सारे के सारे कंडक्टिविटी कहाँ चली जाएगी, कहाँ हो जाएगी, जमीन के अंदर चला जाएगा। तो उस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थक्वेक, भूकंप का आना, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है एग्जैक्टली, देखिए, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, है ना, इज कॉल्ड द मींस अर्थक्वेक। तो धरती का हिलना, बहुत बार अभी भी आपने भी नोटिस किया होगा, है ना,
बहुत बार ऐसा होता है, लगभग आ जाता है 1 मिनट का, 2 मिनट का या कुछ सेकंड्स के लिए हम बहुत सारे भूकंप के झटकों को झेलते हैं। बहुत बार होता है, एनसीआर एरिया में काफ़ी बार आ चुका है ये सब चीज़ें, है ना। तो भूकंप का आना ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से अपने आप से होता है और हम इसका कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। साइक्लोन आएगा, ठीक है, कहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट है, कहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स बिफोर हमें सैटेलाइट के थ्रू पता लग जाता है कि किस तरीके का एरिया क्रिएट, किस तरीके का जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट है या हाई प्रेशर एरिया क्रिएट है, अर्थ के किस पार्ट पर किस तरीके से क्या सिचुएशन बन रही है। तो जो हमारे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो न्यू दिल्ली में है, वो पूरी की पूरी सैटेलाइट से जो पिक्चर्स आती हैं उसको पूरा बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो हम उसको पहले से ही अनुमान लगाकर और हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन भूकंप का आना कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है इसका। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो 3 जो लेयर्स हैं ना, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो बीच वाली होती है उसको मेंटल। ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं इन चीज़ों को। और अंदर वाली जो होती है आउटर कोर, इनर कोर, 2 पार्ट कोर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं बाहर वाली क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर उसके बाद कोर। जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, है ना, वो क्या है, एक सिंगल पीस नहीं है कि एक सिंगल कोई चीज की बना दिया जाए। वो क्या है, वो प्लेट्स की बनी हुई है और उन प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, TECTONIC, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड मतलब पीसीज की बनी हुई, टुकड़ों की बनी हुई। अब क्या होता है, बेसिकली किसी भी रीजन से कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से लगा, ये कोई भी रीजन हो सकता है, उनकी वजह से अगर उन टेक्टोनिक प्लेट्स में किसी भी तरीके से, अब 2 चीजें सेट हैं, ठीक है, और ये 2 पार्ट हैं और इन दोनों पार्ट पे किसी भी रीजन से एक ऊपर नीचे ऐसे हो गया, इसके ऊपर ये आ गया या ये इधर चढ़ गया या इनमें कुछ हलचल हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि जब इनमें हलचल हो रही है, प्लेट्स पे हलचल हो रही है, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चीजें वो भी हिलेंगी सारी की सारी। तो इस तरीके से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है, वो शेकिंग होती है या वो एक दूसरे को रगड़ लगती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो भूकंप आता है। और भूकंप का आना बहुत ही विनाशकारी होता है। गुजरात में जैसे भुज में आया था जो 26 जैन को, और बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप के आने से मीन्स रोड है पूरी की पूरी उनको फट जाती हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स गिर जाती हैं, बिल्कुल एकदम सब कुछ ढह जाता है ना, तो बहुत नुकसान होता है और उस बिल्डिंग के जो मलबे के नीचे दब के बहुत से लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन भूकंप का या अर्थक्वेक का कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। जस्ट हम ये देख सकते हैं बाद में कि उसकी जो इंटेंसिटी है कि कितना तेज था ये भूकंप, उसको रिएक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम जस्ट बाद में हम मेजर कर सकते हैं, या फिर जिन एरियाज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बोलते हैं, सिस्मिक जोन्स बोलते हैं या फॉल्टी जोन्स कहते हैं। फॉल्टी का मतलब फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब कि हम ये मान के चलें कि अक्सर वहाँ पे आते रहते हैं भूकंप। तो वहाँ पे रहने वाले लोग जो अपना घर बनाते हैं, जो रेजिडेंशियल जो एरिया है वहाँ का, वो इस तरीके से सेटअप होता है कि वो लोग कंक्रीट का या इस तरह का यूज ना करके मड का कच्चा हाउस बनाया जाए या मड का या वुड का यूज करके घर बनाया जाए, जिससे कि अगर कभी भी इस तरह से होता है, भूकंप आता है और कोलैप्स हो जाते हैं घर, तो वो वापस से सेटअप करने में ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ना ज़्यादा खर्चा आएगा, और अगर वो गिर भी जाएंगे तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी का ना ह्यूमन बीइंग का, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है भूकंप से। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बनाई जाती है ना, आर्किटेक्ट ऑलरेडी इस तरीके की बिल्डिंग्स में शॉकर्स समझ लीजिए या इस तरीके का उसको बनाते हैं कि उसको अर्थक्वेक को या भूकंप को वो झेल पाएं। नॉर्मली अर्थक्वेक को झेल पाए, बहुत ही तेज अगर इंटेंसिटी का होगा तो ही दिक्कत होगी, अदरवाइज जो है आजकल जो हम बनाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स, उनमें वो उसको मीन्स स्ट्रेंथ होती है इतनी कि वो उसको झेल सकते हैं भूकंप को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, and how charges are produced by the rubbing, about the lightning, about the earthquake। और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हम समझ पाए कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर? एंड इफ यू हैव एनी डाउट
in these topics or in this chapter, just you can contact me. Thank you.